So hello, welcome once again. So today we are going to start our next part, that is part 2 of the chapter cell of class 9. In the last class we already discussed about what is cell, how it is discovered, who discovered it, what is the basic difference between a prokaryotic and eukaryotic cell. So in today's class we are going to study in deep something about a eukaryotic cell and its organelles as well as its function. Maybe possibly it will take one more video to cover the whole topic in detail because it is very lengthy and short videos are basically हम ज्यादा लंबी वीडियो प्रीफर नहीं करते हैं, छोटी वीडियो में ज्यादा कम टाइम में हम उसको समझाना प्रीफर करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो सेल है, यूकेरियोटिक सेल है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, किन किन चीजों के बारे में हमने जानना है। तो हेयर इज अ डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमें यहाँ पर दे रखी हैं इन सबको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज और द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर कंपोनेंट्स में आपको दिखाई दे रही हैं चीजें। मेजर चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है सर्कुलर, दिस इज न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और यही हमारे सेल का क्या होता है? कंट्रोलिंग सेंटर होता है। दिस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जैसे आपकी बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन है, ऐसे ही सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो न्यूक्लियस है। उसके बाद आप देख रहे हैं एक लिक्विड फॉर्म में एक सेमी सॉलिड लिक्विड है जिसके अंदर ये सारी चीजें लाई कर रही हैं और उस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। दैट लिक्विड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। यहां पर बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड की, तो यहां पर नाम दिया है हमने इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ कंसीडर करके हम बोल देते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। एक साथ इनको हम बोल दे रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम जितना भी ऑर्गेनेली है हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेल वॉल से, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस के बारे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल जो होता है उसमें आउटर लेयर जो हमारी पाई जाती है, दैट आउटर लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इट इज ओनली फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट सेल। जैसे कि हमने डिफरेंस वाले चैप्टर में बताया था कि जो हमारा प्लांट सेल होता है उसी में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। गॉट इट? और अभी हमने पीछे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी बताया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सेल वॉल होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स हम उसको बोल रहे हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर के फॉर्म में, थिन और थिक फॉर्म में वो पाई जाती है। सेल वॉल का मेजर फंक्शन होता है कि ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? रिजिडिटी, जिससे कि सेल जो है वो विथस्टैंड कर पाता है, यानी कि आप उसको प्रॉपरली देख पाते हैं और उसका एक तरीके से फ्रेमवर्क फॉर्म करता है। उसके बाद अंदर की तरफ आते हैं सेल वॉल से, तो जो हमारी मेन लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसका दूसरा नाम है। गॉट इट? सेमी परमिएबल विच इज हाफ परमिएबल, विच इज हाफ परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है? कि परमिट कर रहा है किसी चीज को, बट आधा परमिट कर रहा है। कुछ चीजों को परमिट कर रहा है, कुछ को परमिट नहीं कर रहा है। बट जो सेल वॉल होती है वो फुल्ली परमिएबल होती है। कैसी होती है? फुल्ली परमिएबल होती है। वो मोस्टली सारी चीजों को अलाउ कर देती है सेल के अंदर आने के लिए। बट डिसाइड कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है कि किसको सेल के अंदर आना है और किसको सेल से बाहर जाना है, किसको नहीं आना है, वो चीजों को रोकती भी है। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो इट इज अ बाइलिपिड लेयर। याद रखेंगे क्या है? बाइलिपिड लेयर, यानी कि
किससे बनी हुई है? लिपिड मॉलिक्यूल से। और साथ ही साथ इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन्स भी पाए जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। प्रोटीन दो तरीके के पाए जा रहे हैं, एक तो इंटीग्रल जो एम्बेडेड है विद इन द मेम्ब्रेन, और एक सरफेस प्रोटीन। बाइलिपिड लेयर है, यानी कि बाइलिपिड आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लिपिड का एक ये मॉलिक्यूल है तो यहां पर हमारा दूसरा मॉलिक्यूल, और ये एक लेयर ऐसे बनाता है और एक लेयर ऐसे बनाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सेमी परमेबल होती है और यही सारी चीजों का मूवमेंट कंट्रोल करती है। यानी कि जो हम आगे आके पढ़ेंगे, हमारे सामने दो तीन चीजें आने वाली है इंपॉर्टेंट, एक तो होता है उसमें ऑस्मोसिस और दूसरा होता है डिफ्यूजन। बेसिकली ऑस्मोसिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो जो ऑस्मोसिस है या इम्बाइबिशन है, जितनी भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग के ऊपर। तो अभी आप सिर्फ इतना जाने टिल नाउ कि द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू अलाउ द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर फंक्शन, कि कुछ चीजों को उसने अलाउ करना है और कुछ चीजों को डिसअलाउ करना है। तो जब हम सेल में देख रहे हैं, सेल के डायग्राम में, कि हमने आउटर लेयर तो बता दी आपकी क्या, कि आउटर लेयर तो हमारी है सेल वॉल। आउटर लेयर क्या हो गई? सेल वॉल, ओनली इन द केस ऑफ प्लांट सेल। और उसके अंदर हमारी जो अनदर लेयर आती है, दिस लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली लेयर जो आपको दिख रही है अंदर की लेयर, इसको आपने क्या नाम दे दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप अंदर की तरफ आ गए हैं और ये जो लिक्विड इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। यानी कि वो लिक्विड जिसके अंदर सारी चीजें फ्लोट कर रही हैं आपकी, जैसे कि जितना भी सेल ऑर्गेनेली है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कहां पर पाया जा रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। इस डायग्राम की हेल्प से हम बहुत अच्छे से जान लेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस में आपको दिख रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो लेयर आपको दिखेंगी, एक तो ये बाहर वाली दिख रही है हमें और एक ये अंदर वाली दिख रही है। दीज आर द टू लेयर्स। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, ये लेयर आपस में ज्वाइन हो जाती है और पूरा कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं करती है इस रीजन की, और ये रीजन कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये रीजन क्या कहला रहे हैं? न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चीज आ रही है या जा रही है, एनीथिंग कमिंग इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। वो सिर्फ किससे पास हो रहा है? न्यूक्लियर पोर्स से ही पास हो रहा है। दूसरी चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ डार्क स्टेन्ड कलर मटेरियल यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन। न्यूक्लियोलस क्या होता है? आरएनए और कुछ प्रोटीन जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, वो चीजें यहाँ पर पाई जा रही हैं, और ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना रही है? न्यूक्लियोलस आपका फॉर्म कर रही है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, तो दिस लिक्विड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस लिक्विड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेमी सॉलिड है, सेम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है न्यूक्लियस के बारे में। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर्ड है, उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स पाए जा रहे हैं, एक न्यूक्लियोलस नाम की चीज पाई जा रही है जिसमें आरएनए और प्रोटीन है। गॉट इट? और सबसे खास बात ये आप देख रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, विच इज द पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन फाइबर क्या है? हमारी पैक्ड फॉर्म है डीएनए की। क्या है? पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ रही है हमारे सामने कि इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? तो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है टू कंट्रोल all the functions of cell
एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सबसे जरूरी चीज है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज आती है हमारे सामने, दैट इज अ membranous structure which is connected with nucleus and known as endoplasmic reticulum। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हम डायग्राम में देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से ही कनेक्टेड है, और न्यूक्लियस से ही कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर है। यहां पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, आप देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं ये वाली जो चीज आपको दिख रही है, ये वाली चीज जो आप देख रहे हैं, दिस इज दिस थिंग, ये जो चीज आप देख रहे हैं जहां पर कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं, दिस इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ फ्लैटेंड, इट इज अ फ्लैटेंड लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर। और खास बात आपको देखने के लिए क्या मिलेगी कि अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, एक तो इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होकर आगे बढ़ रही है, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। गॉट इट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है? फ्रेमवर्क है सेल का। क्या है? फ्रेमवर्क, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज द स्केलेटन ऑफ द सेल, स्केलेटन ऑफ सेल। यानी कि जैसे आपकी बॉडी को बोन्स जो है सपोर्ट कर रही हैं, आपकी बॉडी में स्केलेटन बना रही हैं, ऐसे ही सेल का जो स्केलेटन बनता है वो मोस्टली कहीं ना कहीं किससे बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इट इज अ फ्लैटेंड लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऑल्सो फॉर्म्ड वेसिकल्स, वेसिकल्स भी बनाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। खास बात क्या है? दो तरीके का होता है, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो ये वाला जो रीजन है यहां से यहां तक का, दिस इज ऑल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाला जो रीजन है यहां से यहां तक का, ये हम देख रहे हैं दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। That is why it is known as rough endoplasmic reticulum due to the presence of ribosomes। और जहां भी राइबोसोम्स आ गए आप समझ जाइए कहीं ना कहीं इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा आपको कौन? रफ ईआर। जो रफ ईआर है उसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ ईआर है इसका फंक्शन आपका है लिपिड सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करता है? ये लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है। गॉट इट? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतना ही काफी है कि फ्लैट एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क बनाता है, स्केलेटन बनाता है सेल का, कनेक्टेड रहता है न्यूक्लियस से। और खास बात क्या है? दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ की बात करें तो लिपिड का सिंथेसिस करा रहा है, और रफ की अगर बात करें तो प्रोटीन का सिंथेसिस करा रहा है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरी खास बात क्या है कि न्यूक्लियस से कोई भी चीज पास हो रही है वो कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास होती हुई ही आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ के वो कहीं ना कहीं जा रही है हमारी अनदर कनेक्टेड ऑर्गेनेली विच इज नोन एज गोल्जी एपरेटस। तो हम लास्ट बस थोड़ा सा जान लेते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में, आगे का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी, ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी। नाम क्यों मिला इसको? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम कैमाइलो गोल्जी था जिसने इसको डिस्कवर किया था सेल के अंदर। तो फिर से हम उसी डायग्राम में स्टडी करते हैं इसको, क्या कि जो गोल्जी बॉडीज हैं इनका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग। इनका मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग। देखो आप यहां पर देख सकते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, ज्यादा बस इसको एंड कर रहे हैं। देखो कि यहाँ पर दो फेज हैं, एक तो होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। ठीक है, दो फेज होते हैं। ये देखो खास बात यहां पर आपको क्या दिखेगी कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, पाइल अप हो रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, फिर से गोल्जी बॉडी। और यहाँ पर दो फेज हैं इसके। पहला फेज है सिस फेज। सिस फेज इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेज। इसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स।
दूसरा होता है हमारा ट्रांसफेज। ट्रांसफेज जो है इसको हम कॉनकेव, यहां पर इसका देख रहे हैं आप, कॉनकेव है, या फिर मैच्योरिंग फेज बोल देते हैं, मैच्योरिंग फेज। क्यों? सीधी सी बात समझेंगे कि कोई भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मान लीजिए प्रोटीन वगैरह कोई बन के आ रहा है, तो वो एंटर करता है सिस फेज से, और आफ्टर मैच्यूरेशन वो एग्जिट कर जाता है। देखिए यहां पर एग्जिट हो रही है इसकी बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स। कोई भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो जो गोल्जी बॉडीज होती है इनका मेन फंक्शन होता है उसके मैच्यूरेशन में, एक तो मदद कर रहे हैं उसके मैच्यूरेशन में, और मैच्यूरेशन के साथ मदद कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग में। किस चीज में मदद कर रहे हैं? पैकेजिंग में। मेनली प्रोटीन का ही फंक्शन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द गोल्जी बॉडीज। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारे बचे हुए ऑर्गेनेलीज हैं, और 3 वीडियो में हम इसको सेल चैप्टर को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टिश्यू चैप्टर। टिल देन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।